सिल्वर वेडिंग पार्ट 1। हम लोगों ने आशय भाग 1 में पढ़ा कि किस प्रकार यशोधर बाबू की पत्नी ने यशोधर बाबू से कहा कि उन्होंने बहुत निभा लिया उनकी कुल की परंपरा रीति रिवाज, अब वो इसको निभाने वाली नहीं है और ना ही वो अपने बच्चों को इसको निभाने के लिए कहेंगी। अब उसके आगे आशय इस प्रकार है: धर्म कर्म कुल परंपरा ढोंग कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती है। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ा देना चाहते हैं। जब उनकी बीवी उनकी पत्नी कहती है कि हम आपके इस धर्म कुल परंपरा को सब ढोंग ढकोसला कहती है, तो यशोधर बाबू कहते हैं बूढ़ी बुढ़िया है और चटाई का लहंगा पहनेगी और बूढ़ी बुढ़िया के मुंह में मुहासे हैं, शानियाल अपने आप को बहुत समझदार समझती है। इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु लेकिन मजाक को अनदेखा कर लेकिन वो बाध्य हो जाते हैं। वो अपनी कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। वो अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं लेकिन तमाशा समाज में उन्हीं का बन रहा है, क्योंकि वो समाज की आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस जगह किसनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोदा जी ने अपने से पूछा, क्या ये बेटर नहीं रहता कि किसनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पालता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। जैसे किसनदा ने शादी नहीं की, वो भी शादी ना करते और पूरी लाइफ समाज के लिए समर्पित कर देते। वो ऐसा खड़े होकर सोच रहे हैं उनके क्वार्टर के सामने। यशोधर बाबू सोच रहे हैं। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किसनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खाज ग्रीन पार्क कैलाश कहीं ना कहीं ज़मीन ले ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोग, एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू ने भी नहीं कहा कि वो उनके घर आके रहें, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर में रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा भी नहीं सके बेचारे। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई है, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोदा बाबू से यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जब यशोधर बाबू ने पूछा कि किसनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो उसने कहा जो हुआ होगा, जैसे ही लोग मरते हैं वैसे ही मर गए होंगे। उसने उस बात पर जोर ही नहीं दिया। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है, ऐसा यशोधर बाबू सोचने लगे। ये जानते हैं यशोदा जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोदा जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोदा जी को बुढ़ापे में कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यशोदा जी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किसनदा से सुनी हुई बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। गधा पचीसी माने जवानी की उम्र। जवानी की उम्र को किसनदा गधा पचीसी कहते थे और कहते थे जब जवानी ढल जाती है तो हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोदा जी को विश्वास नहीं होता, तथापि किसनदा बताते हैं कि जिस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखने जाना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे किसनदा ने नहीं कर रखा है कि जवानी में जो करते हैं वो उन्होंने किया है। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब
सब अपने ही आप सब ठीक हो जाएगा। ये भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ है। एक फिक्रा है, एक बात है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता, क्योंकि जब वो छोटे थे, नाबालिग थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनको घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। कहते हैं अगर घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ना आई होती तो मैं भी जवानी के जोश में ऊटपटांग काम कर रहा होता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। ये बात यशोदा जी कभी कभी तंजिया करते हैं, अपने बच्चों को इस तरीके से ताने देते रहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। बच्चे ऐसा अनुमान लगाते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर करके भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की ये उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख मकान बनवाते हैं और सयाने उस पर रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो और रिटायर होने के बाद पुश्तैनी गांव चले जाओ। बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर बाबू अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब नहीं देते बनता है। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास ही बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे, आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हुए कहते हैं सब तरह से सोचने वाली हमारी बिरादरी नहीं होती, उसमें तो एक ही तरह के सोचने वाले लोग होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी वो हंसने लगते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, आशीष के फूल जो अपनी चुटिया में खोसे और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता के प्रवचन दे रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोदा जी का मन नहीं लग रहा था। सच तो ये है वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, पर दिखावा कर रहे हैं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा जैसा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे से उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस की गोरखपुर की पुस्तक पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि ये सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं भाई लगाना तो चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं, अपने मन को समझा रहे हैं यशोधर बाबू। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो बस इस रॉ वर्ल्ड की नहीं, उसकी लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी चाहिए। वैसे बच्चे सलाह मांगे, अनुभव आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे।
यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि ये भी क्या हुआ। मन को समझाने के लिए फिर भटक गए, गीता की महिमा सुनने लगे। मगर व्याख्यान में जनार्दन शब्द को सुना। जनार्दन सबको सुना तो सुनकर उनको अपनी जीजा की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया था उनकी तबीयत खराब है, पोस्ट कार्ड आया था कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाएं। ऐसा सोचते ही उनको ख्याल आया कि प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोदा जी एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यशोदा जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदार के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वहाँ वो चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे ब्रफुद्ध ही हैं। अभी उस दिन की हद हो गई। कमाऊ बेटे ने ये कह दिया, आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि तुम्हारे बप्पा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। उन्होंने कहा कि वो 100 रुपये किसी उधार लेकर वो अपनी बहन को पैसा भेज देंगे। साख मने होता है औकात। यशोदा जी का नारा हमारा तो सैफ ही ऐसा ठहरा। सैफ मने किसंदा, इनके साहब। हमें भी यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही भी कहना है कि यशोदा जी का स्वयं का देखा कुछ है ही नहीं। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार था नहीं, जैसा कि यशोदा जी कुछ देखते और परंपरा के रंग बिरंग थे। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए और यहाँ कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ रहे। कुंवारे की गिरफ्ती में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, अपने उन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा हुआ था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू से में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं देख रखा है। हफ्ते में 2-2 3-3 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे। गजल हुई और सैगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में ये बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा तुम जैसे जीवन जी रहे हो जियो, लेकिन अगर हम जैसा जीवन जी रहे हैं तो तुमको भी कोई इतराज नहीं करना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तब भी मन की किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता। यशोदा जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। जब उनका इस धर्म प्रवचन में मन नहीं लग रहा है तो कहते हैं ये सब काम के लिए रिटायर होने के बाद ही ठीक समय है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। जब आदमी घर गृहस्थी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाता है उसके लिए ये सब चीज़ें ठीक है। प्रवचन करना, धर्म की शरण में जाना। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुस्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे।
इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी ही तरह वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किसनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर में से उठने की आदत थी। किसनदा ने उन्हें रोज सुबह झचकोर को उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किसनदा ने ये देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किसनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किसनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किसनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किसनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह के सैर को निकले किसनदा की ही है। कुर्ते पैजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल बिलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाव धारण किए हुए और हाथ में कुत्ते को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए वो निकलते थे। इस प्रकार से किसनदा किस प्रकार से यशोधर पंत की रक्षक उनको अपना छोटा भाई समझते थे और समय समय पर उनको ज्ञान देते थे। तो यहाँ वो कुत्ते को जब सुबह टहलने निकलते थे तो कोई कुत्ता उन पर आक्रमण ना कर दे, उन्हें दौड़ाए ना, इसके लिए वो हाथ में छड़ी लेकर भी वो निकलते थे।